नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत कोरोना वायरस की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है और लॉकडाउन की वजह से भारत को कोविड-19 के फैलाव को रोकने में कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही इस समय का उपयोग भारत ने देश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगाया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर, उससे लड़ने की हमारी ताकत को लेकर क्या कुछ बताया, ये खबर आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन और रेलवे की ओर से जितनी भी कवायदें हो रही हैं और खास तौर पर घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने से गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लोगों को मदद मिल रही है। विदेशों से भी भारतीय नागरिक अब आसानी से वापस लौट पा रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे देश और दुनिया में क्या हालात हैं कोविड-19 की। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो वो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित देश की तौर पर उभर कर सामने आया है। और भारत में राज्यों की क्या स्थिति है वो भी आपको राज्यवार रिपोर्ट हम बताएंगे कोविड-19 को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले अहम खबर। कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ है, लेकिन भारत ने इस संकट काल को समाधान के तौर पर देखा और समय पर लॉकडाउन लागू करके इस संक्रमण के फैलाव को रोकने में बड़ी कामयाबी पाई। इतना ही नहीं, भारत ने इस समय का इस्तेमाल देश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अभी भी भारत कोविड-19 की हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 से मुकाबले के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने देश भर में 3000 से ज्यादा अस्पताल बनाए हैं। इसके अलावा 7000 से ज्यादा कोविड देखभाल केंद्र भी स्थापित कर चुका है। उन्होंने कहा कि देश भर में 2,81,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स, 31,000 से ज्यादा आईसीयू बेड और 11,300 से ज्यादा बेड ऑक्सीजन आपूर्ति सुविधा से लैस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में फरवरी के पहले हफ्ते में कोविड-19 की जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी, वहीं आज देश भर में 609 लैब्स हैं। टेस्ट करने की क्षमता के मामले में देश आज 1,50,000 टेस्ट रोज करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही वो ये कि भारत कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ने में कामयाब रहा है। लोगों और मजदूरों की बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय प्रवास की वजह से कुछ राज्यों में तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उपायों पर चर्चा की। इसमें कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण रणनीति के लिए पेरीमीटर कंट्रोल, विशेष निगरानी टीमों के माध्यम से घर घर सर्वेक्षण, निगरानी, परीक्षण, इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान देने की बात कही गई। इसके अलावा राज्यों को मौजूदा उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के आकलन पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। इसमें क्वारंटीन सेंटर्स, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड के साथ अस्पतालों की व्यवस्था करने को कहा गया। साथ ही अगले 2 महीने के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन करते हुए इसे बढ़ाने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को क्वारंटीन सेंटर से बाहर मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के लाभ, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था, अन्य स्वास्थ्य सेवा जैसे टीबी, लेप्रोसी, फेफड़े से जुड़ी बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था को गंभीरता से लेने की सलाह दी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन देश की आबादी के हिसाब से कोरोना संक्रमण के मामले, रिकवरी रेट और मौत की दर दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में बेहतर स्थिति में है। लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था की वजह से भारत में कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी कामयाबी मिली है और हमारी रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हुई है। मार्च में जब देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया था तब ठीक होने की दर 7% के आसपास थी। मौजूदा समय में मरीजों के ठीक होने की दर 41.61% तक पहुंच चुकी है, जहां पूरे विश्व में इस संक्रमण से मौत की दर 6.4% है। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु के दर के मामले में भी सुधार हुआ है।
पहले मृत्यु दर 3.03% थी, जो अब 2.87 हो गई है। देश में 4000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से करीब 50% बुजुर्ग थे और 73% कोरोना वायरस के साथ अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। दुनिया में अब तक मौत की दर प्रति लाख आबादी में 4.4 रही, जबकि देश में प्रति लाख आबादी में 0.3 लोगों की मौत हुई, जो दुनिया में सबसे कम है। अगर बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो भारत की स्थिति उसमें भी बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जहां स्पेन में प्रति लाख पर 504 मामले, बेल्जियम में 499 मामले, अमेरिका में 486 मामले, मेक्सिको में 52.2 केस हैं, तो वहीं भारत में केवल 10.7 केस ही प्रति लाख जनसंख्या पर है। अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम पाते हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से एनालाइज करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा है कि अगर बेल्जियम जैसे देश में 800 डेथ्स पर मिलियन अगर रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिया बहुत ही लोअर लेवल पर करीब 3.08 डेथ्स पर मिलियन वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। और उसके साथ भी अगर हम इसको टाइमलाइन के बेसिस पर एनालिसिस करें तो देखते हैं कि हमारे यहाँ का रिलेटिवली फ्लैट और उसकी ट्रेजेक्ट्री में एक शार्प जंप, एक शार्प स्पाइक नहीं नोट किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के सेवन से चक्कर आने और उल्टी आने जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा दवा को खाली पेट लेने की वजह से हो रहा है। We are testing travelers, healthcare workers and frontline workers who are symptomatic, SARI patients who are symptomatic, ILI patients symptomatic. We have also adding clusters, women in labor, symptomatic ILI among returnees, and hospitalized ILI patients, and also contacts. So now we have ramped up testing immensely in the last 3 months, and we are testing about 1.1 lakh samples in a day. As I mentioned, we have about 612 total labs, out of which 430 are public labs and 182 private labs. And the capacity of these labs has also been increased by augmenting, one, by the number of labs, and two, by the shifts. People are doing 2 to 3 shifts a day and testing in 8-hour shifts, and also increasing and augmenting the number of RT-PCR machines and also the manpower. देश भर के हवाई अड्डों से घरेलू उड़ानों की बहाली के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग अब आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सभी सुरक्षात्मक उपायों का ख्याल रखा जा रहा है। देश में करीब 2 महीने बाद घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते विभिन्न शहरों में फंसे लोग इन उड़ानों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। मंगलवार से आंध्र प्रदेश में भी घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत हो गई है। इधर चेन्नई हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों से आवागमन के लिए करीब 21 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। देश के अन्य हिस्सों से भी घरेलू उड़ानें संचालित की जा रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत होना अभी बाकी है। यहां गुरुवार से व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जाएंगी। इस बीच राज्य सरकार ने घरेलू उड़ान से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन का नियम जारी किया है। घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने के पहले दिन सोमवार को 832 उड़ानों का परिचालन किया गया और 58,318 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, जबकि कुछ उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 61 दिन तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद कल देश में 1/3 विमान सेवाएं संचालित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
7 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन का आज 20वां दिन है। अब इस मिशन के लिए और भी अधिक उड़ानों को शुरू किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लौटने में आसानी हो। आज इस सिलसिले में विदेश मंत्रालय में एक अहम बैठक भी हुई। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा विस्तारित चरण शुरू हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को मिशन के संचालन से जुड़ी समीक्षा बैठक की। इस दौरान मिशन की व्यापकता और दक्षता बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। अब तक 34 देशों के लिए किए गए 173 विमानों और 3 समुद्री जहाजों के परिचालन का अनुभव भी साझा किया गया। मिशन के विस्तारित चरण में 60 देशों से करीब 1 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की योजना है। बैठक में बताया गया कि वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटने वाले विमानों की देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर लैंडिंग कराई जाएगी। साथ ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्थानीय उड़ानों का विस्तार किया जाएगा। चार्टर्ड उड़ानों को अनुमति दिए जाने का विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है। वहीं जमीनी सीमाओं से भी भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। इस चरण का मुख्य जोर होगा खाड़ी देशों से भारतीय लोगों को वापस लाने पर। तकरीबन 150 विमानों का उपयोग होने की संभावना है और इसमें खास तौर पे वे लोग शामिल होंगे जिन्हें खाड़ी देशों में अभी वहाँ के कानून से एमनेस्टी दी गई है। ईरान में बहुत सारे मछुआरे फंसे हैं, उन्हें जून के महीने में जल जहाज़ों के माध्यम से भारत लाया जाएगा। इसके अलावा एयर टिकटिंग की डायरेक्ट व्यवस्था की जाएगी ताकि विदेश से भी लोग एयर इंडिया के एयर टिकटिंग करा सकें। और चौथी बात, राज्य सरकारों से समन्वय बढ़ाया जाएगा ताकि क्यूमुलेटिव क्वारंटाइन फैसिलिटी को मजबूत किया जा सके। बैठक में विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एयर इंडिया और आव्रजन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वंदे भारत मिशन को और प्रभावशाली बनाने के लिए कई तरह के सुझाव भी दिए गए। 13 जून तक चलने वाले इस चरण में खाड़ी देशों से करीब 140 उड़ानों का परिचालन होगा। इनके जरिए 23,000 से ज्यादा भारतीयों के स्वदेश आने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात से अधिकतम उड़ानें निर्धारित की गई हैं। सऊदी अरब से 14, ओमान से 15, कतर से 10, कुवैत से 12 और बहरीन से 5 उड़ानें संचालित होंगी। वहीं दुबई से अब तक 57 उड़ानों की सूची घोषित की गई है, जबकि आबू धाबी से 26 उड़ानें संचालित होंगी। खाड़ी देशों से ज्यादातर उड़ानें केरल के लिए हैं। Today we are starting the evacuation from Kazakhstan. Today is the first flight from Karaganda. We have around 7 flights from Karaganda, from Almaty and from Nur Sultan. So from today onwards, that is 26th till 1st, daily there is one flight. It will be taking around 1,000 people to India. We have registered around 3,400 people for evacuation. So rest of the people will be covered in the next phase. We have also asked for chartered flights for workers from Nur Sultan and Atirao. We are thankful to everyone, especially to Ministry of External Affairs of India, Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan, to the airport authorities of Karaganda, Nur Sultan and Almaty and Atirao for supporting our evacuation. मिशन के विस्तारित चरण के पहले दिन बर्मिंघम से दिल्ली और अमृतसर के लिए 331 भारतीयों की वतन वापसी हुई। वहीं संयुक्त अरब अमीरात से 8 विशेष विमानों का परिचालन निर्धारित है। इन उड़ानों के जरिए 1000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इजराइल में फंसे 115 भारतीयों को भी एयर इंडिया की विशेष उड़ान के जरिए वापस लाया गया है। वहीं सिंगापुर और रूस से भी भारतीयों की वापसी हुई है। Thank you, Embassy, Indian Embassy and Air India for taking us back home. Thank you so much. एयर इंडिया की फ़्लाइट आई, वो भी तो हमारे अच्छा हो गया, हम घर जा रहे हैं। सारी बहुत अच्छी कितनी नहीं काफ़ी टाइम हो गया था, परेशान हो गए थे, वीज़ा ख़त्म थी, सब कुछ ख़त्म था। एयर इंडिया की तरफ से हमें फ़्लाइट मिल गई और जल्दी रिस्पॉन्स आया, एम्बेसी की तरफ से भी, एयर इंडिया की तरफ से भी। गुड। इससे पहले सोमवार को 4 विशेष उड़ानों के जरिए कुल 833 भारतीयों की वतन वापसी हुई। इनमें दोहा से दिल्ली और गया के लिए निर्धारित उड़ान में 146, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली, कोच्चि और अहमदाबाद के लिए निर्धारित उड़ान में 229,
मेलबर्न से दिल्ली और कोची के लिए निर्धारित उड़ान में 231 और सिडनी से दिल्ली अहमदाबाद के लिए निर्धारित उड़ान में 227 भारतीय स्वदेश वापस लौटे। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक करीब 30,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से ये लोग विभिन्न देशों में पिछले कुछ महीनों से फंसे हुए थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भारतीय रेलवे अहम योगदान दे रहा है। श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए अब प्रवासी मजदूरों को भी अपने घर तक पहुंचने में आसानी हो रही है। रोजाना हजारों यात्री अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। भारतीय रेलवे ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया था और अब तक 3,274 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है। इनके जरिए 44 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया है। 3,274 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों में 2/3 से अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई गई हैं। आज भी हजारों प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए अपने घरों को लौट रहे हैं। श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। इनकी शुरुआत 12 मई से की गई थी। रेलवे की 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें शुरू करने की भी योजना है, जिनके लिए टिकट बुकिंग का काम जारी है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये रुक करते हैं अगली खबर का। वहीं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है और ये अब 41.60% हो गया है। देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,380 हो गई है। इनमें 80,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,535 नए केस आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 60,491 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,167 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामले 1,45,000 के पार पहुंच चुके हैं। इनमें से 1/3 से ज्यादा मामले केवल महाराष्ट्र राज्य से ही सामने आए हैं, जबकि 5 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 52,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 15,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यहां 1,695 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं गुजरात का रुख करें तो यहां 14,400 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो 6,600 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 7,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 167 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं करीब 4,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 17,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 8,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु में 118 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। दुनिया कोरोना वायरस महामारी के सबसे बुरे दौर से अब उबरने में जुटी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 130 लोगों पर कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत हो गई है। न्यूजीलैंड में लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। चेक गणराज्य ने आज से ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ अपनी सीमा खोल दी है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 महीने से बंद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आज से ट्रेडिंग शुरू हो रही है। बात करें दुनिया में कोरोना की स्थिति पर तो अब तक पूरे विश्व में 55,08,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं अब तक 3,46,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं। दुनिया में सबसे पीड़ित
देशों की अगर हम बात करें कोविड-19 से, तो अमेरिका में सबसे अधिक 16,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 3,62,000 के पार पहुंच गए हैं और 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 32,700 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। स्पेन की बात करें तो यहां अब तक 2,35,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 28,700 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। फ्रांस का रुख करते हैं। यहां 1,83,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्रिटेन में 2,62,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और अभी 36,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आखिर में बात कर लेते हैं ब्राजील की, जहां 3,74,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 23,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सरकार अब उत्तर भारत को मत्स्य निर्यात का हब बनाएगी और इसके लिए तमाम योजनाएं लाई जाएंगी और तालाबों का निर्माण किया जाएगा। आज केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मत्स्य पालन में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नमकीन पानी में निर्यात करने वाली मछली के पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में सिबास, तिलपिया, फिंगासियस जैसी मछलियों के पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल दक्षिण भारत में मछली पालन बड़े पैमाने पर होता है। मत्स्य उत्पाद के निर्यात में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने बताया कि मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के साथ ही जनहित में बीते दिनों विभिन्न क्षेत्रों में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। गिरिराज सिंह ने हाल ही में सरकार की ओर से जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। जो बेस बनाया था देश के सामने, उस बेस को आज नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं। हम दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर हैं। 10%, 10.8 मेरा एनुअल ग्रोथ है। उससे उत्पन्न हुई तमाम बाधाओं के बाद भी सरकारी एजेंसियों ने इस बार भारी मात्रा में गेहूं की खरीद की है। इस बार सरकारी एजेंसियों 5-6 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। गेहूं की कटाई आमतौर पर मार्च के अंत में शुरू होती है और अप्रैल के पहले सप्ताह में सरकारी एजेंसियों द्वारा इसकी खरीद शुरू हो जाती है। लॉकडाउन की वजह से हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस दौरान कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आरंभ करने की छूट दे दी। इनमें ग्राम पंचायत स्तर पर सभी तरह की सुविधाओं वाले नए केंद्र भी स्थापित किए गए और खास तौर पर गेहूं खरीद वाले प्रमुख राज्यों जैसे पंजाब में इनकी संख्या 1,836 से 3,681, हरियाणा में 599 से 1,800 और मध्य प्रदेश में 3,545 से 4,494 हो गई। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को अपनी उपज लाने के लिए विशिष्ट तिथियां और स्लॉट प्रदान किए गए, जिससे खरीद केंद्रों में भीड़भाड़ से बचने में मदद मिली। इन केंद्रों पर नियमित रूप से परस्पर दूरी बनाए रखने के नियम का कड़ाई से पालन किया गया और साफ सफाई के काम भी नियमित रूप से जारी रखे गए। भारत सरकार, एफसीआई, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा किए गए इन समन्वित प्रयासों से सभी ऐसे राज्यों में गेहूं की खरीद आसानी से की जा सकती है जहां अतिरिक्त पैदावार हुई है। इससे किसानों की मदद के साथ ही केंद्रीय पूल में गेहूं का अतिरिक्त भंडारण हो सकेगा। गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों के खरीद का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। पंजाब में 24 मई तक कुल 125.84 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। मध्य प्रदेश में 113.38 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा में 70.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। वहीं उत्तर प्रदेश में 20.39 लाख मीट्रिक टन, राजस्थान में 10.63 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। राजस्थान को नुकसान पहुंचाने के बाद अब टिड्डियों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय एक्शन में है और राज्यों को मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है।
इस आफत पर काबू पाने के लिए कृषि मंत्रालय ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवा रहा है। देश के कई राज्य इन दिनों पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई टिड्डी दलों के हमले से परेशान हैं। ये टिड्डियां खेतों को तो नुकसान पहुंचा ही रही हैं, साथ ही अब रिहायशी इलाकों में भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। राजस्थान में खेती को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने के बाद अब ये मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी के लिए खतरा बन रही हैं। इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद देने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि टिड्डी नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। टिड्डी चेतावनी संगठन की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। संगठन को 250 कार्यबल, 50 स्प्रेयर वाहन, 50 नियंत्रण वाहन और 50 वाहन सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके हमले से नुकसान के सर्वे के बाद मुआवजा देने का ऐलान किया है। राज्य में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के साथ ही पारंपरिक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं ताकि टिड्डियों से फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। पिछले साल भी जून में टिड्डी दल पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते भारत में घुसी थी, लेकिन वो सामान्य ब्रीड की टिड्डी थी। लेकिन इस बार की टिड्डी एक दिन में 150 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की दूरी नाप लेती है और रात को हल्के से शोर से भी उड़ जाती है। ऐसे में रात को भी दवाई का छिड़काव करके इसे खत्म करना एक चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान की सरकार को 14 करोड़ रुपए RKBY योजना के तहत टिड्डी नियंत्रण करने के लिए स्वीकृत किए गए और 55 नई यूटिलिटी को भी खरीद करने के आदेश कर दिए गए, जिससे इस समय उनका उपयोग होगा और 800 ट्रैक्टर के भी आदेश जारी कर दिए हैं, उनको हायर करके और उनसे स्प्रे करके और टिड्डी को नियंत्रण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 30 मई को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में एक अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिखा एक पत्र 10 करोड़ घरों में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचाएंगे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की जानकारी के साथ कोरोना से बचाव और स्वस्थ रहने की जानकारी होगी। साथ ही इसमें विश्व कल्याण में भारत की भूमिका भी एक विषय होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए बीजेपी इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का अभियान चलाएगी। पार्टी गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 750 वर्चुअल रैली और 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी पार्टी उपलब्धियों को देश भर में लेकर जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे संबोधित भी करेंगे। जेपी नड्डा का ये संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली का आयोजन किया जाएगा। बड़े राज्य में 2 रैली और छोटे राज्य में 1 रैली होगी। एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को बिना गिरवी रखे कर्ज दिलाने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत उन सभी कारोबारियों और एमएसएमई को बिना गिरवी वाला कर्ज मुहैया कराया जाएगा जिनके ऊपर 29 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ रुपए तक का कर्ज है। शर्त यह होगी कि ऐसे कारोबारियों या संस्थानों का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या उससे कम है। इस स्कीम में उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज लिया है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर लिए गए कर्जों के लिए ये स्कीम नहीं है। ये कर्ज उन्हें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से मिल सकता है। अगर इस स्कीम के तहत बैंक या वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया जाता है तो ब्याज की अधिकतम दर 9.25% होगी और अगर ये कर्ज एनबीएफसी से लिया जाता है तो ब्याज की दर 14% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस स्कीम का फायदा 31 अक्टूबर 2020 या 3 लाख करोड़ रुपए की राशि खत्म होने से पहले उठाया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। हमें उम्मीद है कि आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे कर लें। आप कहीं भी जाते हैं तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। नमस्कार।